नमस्कार। लोगों की डिमांड पर चिराग पासवान जी की कुंडली पे करना चाहूँगा। ये जो हमारा एपिसोड है, वो चिराग पासवान जी की कुंडली पे होगा। तो चिराग पासवान जी के बारे में जनरली लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बड़ी सर्च आ रही थी। चिराग पासवान की कुंडली ज्योतिषियों ने देखी और उसको अलग-अलग तरीके से विवरण दिया, मैंने कुछ लोगों का सुना। लेकिन मैं इस कुंडली को पूरी तरीके से गुप्त नाड़ी विद्या के थ्रू मैं बताना चाहूँगा चिराग पासवान जी की कुंडली के बारे में। चिराग पासवान की मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कई कारणों से। मकर लग्न के लोग भारतीय राजनीति में बहुत कुछ किए हैं अभी। मैं ये कहूँगा कि मकर लग्न के स्वामी शनि चिराग पासवान के दशम घर में बैठे हुए हैं। ये अभी गुप्त नाड़ी विधि से नहीं हो रहा है। अभी जो अब मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है पराशरी सिस्टम से या किरण राव की विधि से, राव सर की विधि से। शनि जो है वो सेकंड हाउस का भी स्वामी है, तो एक धनयोग बनता है। शनि के साथ शुक्र, सूर्य, बुध हैं, बृहस्पति हैं और ये कई भावों के स्वामी हैं, पर सूर्य 8वें भाव का स्वामी है और बृहस्पति स्वामी है 12वें भाव का। इसको बहुत बड़ा लोग कहेंगे कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते हैं लोग, कह रहे हैं या कहेंगे कि 12वें भाव का स्वामी दशम में बैठा है, 8वें भाव का स्वामी दशम में बैठा है, 6ठे भाव का स्वामी दशम में बैठा है। लेकिन अब मैं शिफ्ट करूंगा इसको गुप्त नाड़ी विद्या पे। गुप्त नाड़ी विद्या में हम सिर्फ कॉम्बिनेशन देखेंगे, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और शनि। ये जो कॉम्बिनेशन है यही इनफ है चिराग पासवान जी के बारे में बताने के लिए। जो सूर्य है वो केतु की एक्सिस पर है। राहु केतु सूर्य की सेम डिग्री है, क्योंकि केतु भी सरकारी गवर्नमेंट को डिनोट करता है, सूर्य भी गवर्नमेंट को डिनोट करता है और राहु पॉलिटिक्स को और वर्तमान समय की प्रगति को डिनोट करता है। मतलब कोई कितना आगे जाएगा ये मात्र और मात्र राहु बताएगा। तो मेरे हिसाब से चिराग पासवान बहुत सारी चीज़ों को लेके पैदा हुए हैं, बहुत सारे शुभ योगों को लेके पैदा हुए हैं। चंद्रमा और मंगल के मध्यम योग में है। इसको नाड़ी विधा से मैं देख रहा हूँ कि सूर्य शनि के साथ है और मंगल राहु से मिला हुआ है और मंगल इधर राहु से और केतु से सराउंडेड है, क्योंकि केतु की डिग्री मंगल से ज़्यादा है। हमारी जो नाड़ी विद्या है उसमें केतु डिग्रीज का ज़्यादा महत्व है। तो मैं चिराग पासवान के बारे में इतना कहना चाहूँगा, चिराग पासवान जी की कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है, बेस्ट कुंडली। वो किस पार्टी में रहते हैं, किस अलायंस में हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो इनको लोग बिहार में देख रहे थे कि बिहार में मंत्री बनेंगे कि नहीं, और चिराग पासवान पर बहुत लोग भविष्यवाणी किए थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे इत्यादि इत्यादि। मैं ये कह सकता हूँ कि चिराग पासवान कम से कम ऐसा समय आएगा कि देश की बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं, और ये मैं उनके 10वें घर में बैठे हुए 5 ग्रहों के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, शनि इनका मित्रकारी है, शनि शुभ कर्तरी भी है और सूर्य भी शुभ कर्तरी। तो यहाँ शनि और सूर्य बड़े अच्छे प्लेनेट हो गए चिराग पासवान जी के। अब हम अगर तारों को खोलें, इस कुंडली की गांठों को खोलें, तो हम पाते हैं कि जो मूल प्लेनेट है बृहस्पति, सूर्य और शनि, ये किसी भी पॉलिटिशियन आईएएस के लिए इससे बड़ा कोई योग होता नहीं। तो मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि चिराग पासवान भारत के एक बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे, बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। शुक्र अपने घर में है और मूल त्रिकोण में भी है। शनि इस कुंडली में कितना अच्छा है इसके बारे में मैं बखान नहीं किया जा सकता। एक तो ये उच्च का है, दूसरे ये मित्रकारी है, तो तीसरा ये शुभ कर्तरी है और चौथा कि ये मतलब बृहस्पति से संबंध बनाए हुए है शनि, बृहस्पति से और सूर्य से। सूर्य से संबंध बनाने का लोग कहते हैं कि ये पिता पुत्र एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन के बिना तो कोई आदमी पॉलिटिक्स या सरकार या इस तरह की उसमें जा भी नहीं सकता। तो चिराग पासवान का अभी जो समय है, मेरा एक
सीधा सा मेरी भविष्यवाणी है कि 7-8 साल के बाद वो भारत के बड़े नेताओं में शुमार होंगे, बहुत बड़े नेताओं में शुमार होंगे और जनता उनको चाहे जो भी समीकरण हो, मैं मुझे मालूम नहीं कौन-सा समीकरण बनेगा, वो बड़ी कुर्सी पर जा सकते हैं। अब अगर हम इस समय की बात करें, जो इस समय क्या स्थितियाँ चल रही हैं चिराग पासवान की कुंडली में, उनकी अगर हम शादी की बात करें, अच्छी शादी होगी, पर उनकी शादी से भी उन्हें लाभ होगा। अब मेरे कुछ सुझाव हैं चिराग पासवान जी के लिए, कुछ सुझाव हैं। गुरुद्वारे जाना चाहिए ज़रूर या फिर गुरु चाहे साईं बाबा हों, नीम करोली बाबा हों, इस तरह के महान गुरुओं के संपर्क में मतलब वहाँ उनके स्थानों पर जाना चाहिए। उनको राम नाम का जप करना चाहिए। सूर्य नीच के हैं, तो ये कुंडली का एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन नीच के सूर्य में अखिलेश यादव जी भी चीफ चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है? तो किसी एक ग्रह को हम ये नहीं मान सकते कि उच्च का है, नीच का है। अब बृहस्पति शुक्र की राशि में इनका सबसे जो तो राहु का कनेक्शन बन रहा है इन 5 ग्रहों से। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है कि चंद्रमा का भी संबंध बन रहा है 27 डिग्री के होने की स्थिति में। वो आ गया मेष राशि में वृष से, मीन राशि से मेष राशि में आ गया। तो चंद्रमा भी एक संबंध बना रहा है। तो चिराग पासवान अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी उनका तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा में है, लेकिन वो 3rd हाउस में है, तो उनको पराक्रम दिखाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। फिर जब आएगी मंगल की दशा, तो मंगल की दशा थोड़ी उतार-चढ़ाव की होगी और उसको मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में से भी देख सकता हूँ क्योंकि अ, तब देश के हालात कैसे होंगे। लेकिन फिर इसके बाद जब राहु की दशा आएगी तो बहुत, बहुत, बहुत ऊपर जाएँगे। अब मैं 10 महाविद्याओं पर बात करना चाहूँगा। 10 महाविद्याओं में जो सबसे प्रमुख विद्या देवी हैं वो माँ काली हैं। लेकिन श्री विद्या में अगर देखें तो 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनको ललिता कहते हैं, जिनको षोडशी कहते हैं, जिनको राजराजेश्वरी कहते हैं। तो माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा रहस्य एक पुस्तक है, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुआ क्या, भगवान राम का जब विवाह होता है माँ सीता से, उसके बाद परशुराम जी रास्ते में मिलते हैं जब विदाई होती है, मतलब ये सालों बाद की घटना है। विवाह के लगभग 1 साल लग गए थे उनको वहाँ वापस आने में। तो रास्ते में दिखाते हैं आँधी, तूफान और दशरथ जी सोचते हैं ये क्या हो गया? फिर परशुराम को इनके इस पुस्तक के अनुसार जटाएँ आगे की तरफ ऐसे उनके बाल उभरे बाल आगे की तरफ थे। तो परशुराम जी की उत्पत्ति तो आप जानते हैं कि पिता जमदग्नि ब्राह्मण थे और माँ क्षत्रिय थीं और इनके पितृकुल में भी कई क्षत्रिय हुए, फिर ब्राह्मण हुए, फिर क्षत्रिय हुए। तो इस तरह का कई संबंध इनका विश्वामित्र जी से रक्त संबंध था और एक धनुष उन्होंने भगवान राम को दी कि आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा लीजिए तो मैं मान जाऊँगा और हमसे युद्ध करिए। कि जो धनुष मिथिला में रखी थी वो भगवान शिव की धनुष थी और जो परशुराम जी लेके चल रहे थे वो भगवान विष्णु की धनुष थी। एक बार दोनों लोगों में युद्ध होता है, ऐसा किंवदंतियाँ हैं कि कौन जीतेगा। तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर में बहुत भयानक युद्ध होता है और उसमें अंततः भगवान विष्णु की जीत होती है। तो सबसे ऊँचे पायदान पे भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु भगवान शंकर को हरा देते हैं। तो वो वही धनुष थी शंकर जी की किसी तरह से, बहुत लंबी कहानी है, जो फिर मिथिला में आती है। अब आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जब क्योंकि शर्त थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उठा लेगा, वो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, उसी से माँ सीता की शादी होगी। तो एक बार क्या हुआ सारे राजा नहीं उठा पाए तो उन्होंने पूरे मिथिला को घेर लिया चारों तरफ से। तब मैं पुनः आऊँगा परशुराम जी पर। परशुराम कहते हैं कि उनका लक्ष्मण जी से कोई संवाद नहीं होता। उनका जो सिर्फ़ संवाद होता है त्रिपुरा रहस्य के अकॉर्डिंग और वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग उनका कोई भी इस तरह का वो नहीं होता। तो वो कहते हैं कि राम तुमने ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ये मेरे गुरु वो भगवान शंकर को अपना गुरु मानते थे। मेरे गुरु का ये अ, धनुष थी तुमने कैसे तोड़ा है? तो भगवान राम लक्ष्मण नहीं भगवान राम क्रोधित होते हैं
और वो कहते हैं कि हमारे हथियार कुंद हो जाएँगे अगर हम ब्राह्मण पर वार करेंगे। तो फिर अंत में भगवान परशुराम जी अपनी धनुष देते हैं और कहते हैं कि हे राम, इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ और मुझसे मल्ल युद्ध करो। जब प्रत्यंचा चढ़ जाती है धनुष पर, परशुराम जी निहत्थे होते हैं, तो भगवान राम कहते हैं इससे मैं क्या नष्ट करूं? आपकी महेंद्र पर्वत पर आने जाने की शक्ति को नष्ट करूं, या आपका संपूर्ण जो आपकी कमाई है जो भी। तो भगवान दत्तात्रेय इनको माँ त्रिपुर सुंदरी का वर्णन सुनाते हैं। दत्तात्रेय को दर्शन हुआ था माँ त्रिपुर सुंदरी का, और इसके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी का कलयुग में दर्शन हुआ जगत गुरु आदि शंकराचार्य को। उसके बाद ये करपात्री जी को ये विद्या मिली। फिर वो सुमेधा को ये ज्ञान देते हैं परशुराम जी। फिर वो दक्षिण में चला जाता है ज्ञान। फिर वो दक्षिण में माँ ललिता के नाम से माँ त्रिपुर सुंदरी जानी जाती हैं। तो अब मैं त्रिपुर सुंदरी की बात इसलिए कर रहा था, धन के प्रयोगों में कैश फ्लो का एरिया साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी, जिसको माँ कमला बोलते हैं, उनकी तस्वीर लगाइए फ्रेम करा के, और तस्वीर हमारे ओरिजिनल तस्वीर हमारे वेबसाइट astrosushil.com से आपको मिल जाएगी। फिर एक श्री यंत्र रखिए जिसमें माँ त्रिपुर सुंदरी को स्थापित करिए और माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र पढ़िए, और इत्र और परफ्यूम दोनों आप चढ़ा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त उनको पंचमी में चढ़ा सकते हैं। और उसमें किशमिश, आमतौर पर किशमिश चढ़ाइए, लेकिन कभी-कभी काजू, बादाम ये सब भी चढ़ाया जाता है। मतलब वो उत्कृष्ट है, सबसे सर्वोत्तम है, सबसे सुंदर है, सबसे प्रभावशाली है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ इस मामले में तो आप सोच सकते हैं कि भगवान राम की कथा चल रही है और उधर परशुराम जी को दत्तात्रेय ये विद्या दे रहे होते हैं। तो कितने पुराने दत्तात्रेय हुए, कितने पुराने भगवान राम से ये लोग ईश्वरीय विद्याएँ मतलब उसके पहले की थी। हमारे जो दर्शन है, जो षड दर्शन, दर्शनों में जो सांख्य दर्शन है, कपिल, भगवान राम के कई पूर्वजों के पहले से कपिल मुनि का दर्शन था। तो सारी गीता उसी पे बेस्ड है, और अर्जुन और भगवान कृष्ण सहपाठी थे। इसलिए जब गीता में उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण, तो लोग उसमें कहते हैं कि और सब लोग खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। वो इनसाइट की बात हो रही है यहाँ। उनके पास इनसाइट नहीं थी। सांख्य सबसे कठिन दर्शन है, तो वो दोनों लोग सांख्य दर्शन में वार्ता कर रहे होते हैं। इसीलिए चाहे भीष्म पितामह, चाहे भीम हो, चाहे कोई भी हो, किसी को समझ में नहीं आता। जो गीता का उपदेश है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, धर्मधारियों में राम हूँ, ऐसे, तो वो मैं को स्वयं को नहीं कह रहे होते हैं, वो उस ईश्वर को कह रहे होते हैं। ठीक है? और इस पे लोगों का बहुत वो हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो उस परमपिता ईश्वर जिसकी सब संतानें, जो देवता भी जिनकी संतानें हैं, वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि जो सबसे सुंदर है मैं उनमें हूँ, और मैं कण-कण में व्याप्त हूँ। तो जो स्पेस और टाइम का जो थ्योरी है कांट की, इमैनुअल कांट जो फिलॉसफर थे, उनकी जो थ्योरी है, तो उस हिसाब से स्पेस और टाइम का सब खेला है, और ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं। अब एक रेमेडी मैं बार-बार बताता रहता हूँ, वो है घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट तक, एक्सट्रीम ईस्ट में राम दरबार आप लगाइए। एक चीज़ है वॉलपेपर की, वॉलपेपर पे आप उन चीज़ों को लगाइए जो आपका लक्ष्य है, धन को प्राप्त करना है, तो आप धन को लगाइए। मतलब धन के सिंबल्स जो हैं उसको लगाइए, रुपए को लगाइए। अगर आप इंडिया में हैं तब भी आप डॉलर को लगा सकते हैं, आप पाउंड्स को लगा सकते हैं। विवाह की इच्छा है तो उससे संबंधित वॉलपेपर, तो वॉलपेपर की भी रेमेडी मैं देता रहा हूँ। और एक जो नीले बॉटल वाला रेमेडी है मेरे इसमें बहुत मेरी वेबसाइट astrosushil.com पे मौजूद है। मैं उसे देखता हूँ तो वो 6 7-8 साल पहले मैंने उसको बनाया था, डिज़ाइन करा था। वो आज सब बहुत बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे लोगों के पास में है, सामान्य जन के पास में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप धन, ऐश्वर्य और की कामना करें और ईश्वर करे,
आपको खूब वैभव और धन मिले। यह साल जा रहा है, नए साल का स्वागत करिए। बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। निवेश की जहाँ तक बात है तो निवेश में आप सोने पर ज़्यादा निवेश करिए जनवरी से, एग्रीकल्चरल लैंड्स पर निवेश करिए और कागज़ चाहे वो आपका नोट हो, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, मैं इन सब के बारे में नो कमेंट्स। मैं इन पर सलाह नहीं दूँगा कि आप यहाँ पे निवेश करिए या ना करिए। लेकिन मैं सोने पे निवेश की बात कर रहा हूँ, मैं ज़मीनों पे निवेश करने की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में भी निवेश आप लोग कर सकते हैं। अगली बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।